तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 12 में आ गए हैं। हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो नदियों के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे थे। अगर आप पीछे की वीडियो ना देखे हैं तो आप जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, इंगेजिंग भी लगेगा, ठीक। तो आप अगर नदियों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अगर नदी कभी पढ़े नहीं है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं इसके बारे में समझेंगे और फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटे थे तो मैं बताया था कि कुछ नदियाँ भारत की जो हिमालय से निकल के आती हैं और कुछ नदियाँ जो प्रायद्वीपीय हिस्से में। अगर हिस्सा देखेंगे तो जो भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इस वाले हिस्से में जो जो नदियाँ बहती हैं उसी को प्रायद्वीपीय नदियाँ कह दिया जाता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो दो भागों में नदियों को बांटे, किसमें? एक हिमालयी नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। प्रायद्वीपीय वाले हिस्से में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम समझ में आ गया होगा। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनमें से कुछ अधिकतर जो मुख्य नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक। और आपको ये जो नदियाँ हैं, मतलब कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं, मतलब कि वो इधर की ओर जाती हैं, इस साइड जाती हैं और इस साइड जाके कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। पूरी समझ में आया? मतलब कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ किधर बहती है? पूर्व की ओर। लेकिन इनमें से दो ऐसी नदियाँ हैं जो मुख्य हैं, ठीक, जो किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों किधर बहती है? इस साइड की ओर बहती हैं। देखिए, यहाँ पे ताप्ती है और यहाँ पे नर्मदा है। ये दोनों इस साइड बहती हैं और यहाँ पे अरब सागर में जाके क्या करती हैं? गिर जाती हैं। फुली आपको समझ में आया होगा। प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ मुख्य नदियां हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये किधर की ओर बहती हैं? ये बहती है पूर्व की ओर और किधर जा गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। दूसरी चीज कि हमने पढ़ा कि कुछ नदियां जो है जैसे नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, ये किधर बहती हैं? पूरब की ओर और कहाँ जाके गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो नदियां इधर पूरब की ओर गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब कहेंगे सर डेल्टा क्या है? तो डेल्टा के बारे में और एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख के बारे में मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, बहुत डिटेल में बताया हूँ। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा डेल्टा और ज्वार नदमुख होता क्या है। और जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये निर्माण करती हैं किसका? ये निर्माण करती है ज्वार नदमुख का। ज्वार नदमुख क्या होता है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक नदियों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो आपको नदी तंत्र पढ़ना है वो पढ़ना है नर्मदा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र पढ़ना है? नर्मदा नदी तंत्र। तो सबसे पहले मैं बोला था कि आपको नदी तंत्र याद करने के लिए या फिर कोई भी नदी तंत्र, दुनिया की कोई भी नदी तंत्र याद करने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं बोला था आपको उद्गम याद करना होगा। सेकंड चीज़ आपको क्या याद करना होगा? कहाँ गिरती है, ये भी याद करना होगा, ठीक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले नर्मदा नदी तंत्र का अगर उद्गम देखेंगे, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। दूसरी, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। अब कहेंगे सर ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का क्या तात्पर्य है? इसको समझा दीजिए। भ्रंश घाटी में बहने का मतलब कि ऐसी नदी जो दो पर्वतों के बीच में बहे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी नदी जो दो पर्वतों के बीच में बहे, उस वैसी नदी को भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कहते हैं। अब कहेंगे सर समझा दीजिए। मैं देखो आपको समझा भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे है विंध्याचल रेंज और यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज। कौन सा रेंज? विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी बह रही है। देखिए, दो पहाड़ी है, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा, और दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है। तो ऐसी नदी को, मतलब जो दो पहाड़ियों के बीच में बहे, तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी की नदियाँ। तो नर्मदा नदी कैसी नदी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। इसके नदी के किनारे जबलपुर, एक शहर जबलपुर बहुत फेमस है, जो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है, वो इसी नदी के किनारे है। दूसरा चीज कि ये जो नदी है, ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब कहेंगे सर ये क्या आ गया?
धुआंधार जलप्रपात क्या है? जलप्रपात का मतलब होता है बेसिकली कि अगर कोई नदी पर्वत से नीचे की ओर गिरे, अगर कोई नदी पर्वत से नीचे की ओर गिरे तो एक झरना या जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी नीचे की ओर कहाँ गिर रही है? ठीक? नीचे की ओर क्या हो रही है? गिर रही है। तो इससे क्या निर्माण कर रही है? जलप्रपात का निर्माण कर रही है और ये कहाँ पाया जाता है? जबलपुर के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। होपफुली समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना चलाई है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन उतना बनता नहीं है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेगा कि कहाँ से निकलती है? ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है कि नहीं? दूसरा सबसे मोस्ट दूसरा क्या पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अगर मैं फिर आपको बताया हूँ कि नर्मदा नदी जो है आपका किधर गिरती है? इधर अरबियन सी में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। आप गलती से भी मत लगाइएगा, ठीक? होपफुली आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक? आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो आगे नंबर आता है ताप्ती नदी का। किस नदी का? ताप्ती नदी का। अब ताप्ती नदी का भी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है और ये जो बैतूल जिला है ये सतपुड़ा के श्रृंखला में सतपुड़ा जो रेंज है उसी के आसपास ये बैतूल जिला पाया जाता है। यह भी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है क्योंकि मैं बताया देखिए नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहने वाली है, ताप्ती भी भ्रंश घाटी में। लेकिन जो नर्मदा थी अगर मैं फिगर दिखलाऊं तो नर्मदा थी तो इधर विंध्याचल रेंज थी और सतपुड़ा रेंज थी, इसके बीच में बहते हुए आ रही थी। लेकिन जो ताप्ती है ना, ताप्ती नदी है, ये देखिए ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा और अजंता एक रेंज है, उन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। तो ये भी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ये भी कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक? तो इससे इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सारी चीजें आपको क्या कर लिया? समझा दिया। देखिए यही है ताप्ती नदी कौन सी? ये ताप्ती नदी ही है। बेसिकली आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर आता है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सबसे पहले कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं प्रायद्वीपीय पूरे भारत की बात करूंगा तो गंगा है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करूंगा तो कौन सी है? गोदावरी है। दूसरा चीज कि यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट से निकलती है, ठीक? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, पश्चिम घाट के धाराओं से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 है। लंबाई का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अगर मैं पूछूं गंगा की कितनी थी तो गंगा की 25-25 थी। कितनी थी? 25-25। इसकी कितनी है? 1500 है। कितनी है? 1500। लेकिन हमको उतना याद करने की जरूरत नहीं कि 1500 है, ठीक? बस मैं बता दिया, ठीक? दूसरी चीज कि प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी का जो है अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि भारत में गंगा की सबसे मतलब भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? गंगा है। अगर दक्षिण भारत की अपवाह तंत्र की बात करूंगा तो अब कौन सी नदी है? गोदावरी है, ठीक? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी गोदावरी, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली गोदावरी। और अगर पूरे भारत की बात करूंगा तो कौन है? गंगा, ठीक? गोदावरी नदी जो है ये अनेक सहायक नदियां हैं, ठीक? अब इसकी सहायक नदी उतना तो पूछता नहीं लेकिन तभी मैं बता देता हूँ। जैसे पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक? पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब देखिए आ गया कि नहीं? वही पॉइंट आ गई कि अगर पूछे आपसे कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है तो गोदावरी को कहा जाता है। दूसरी चीज कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी है? गोदावरी की। अगर पूरे भारत की बात करेगा तो गंगा की। पूरे भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात करेगा तो गंगा की, ठीक? सब कुछ आपका क्लियर है, ठीक? आगे बढ़ेंगे तो दो छोटी छोटी नदियां हैं, मतलब कृष्णा तो थोड़ी बड़ी है, महानदी भी इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता, बस इसके उद्गम से बनता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करेगा तो इसका उद्गम कहाँ से? महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के निकट से होता है। किसका? कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा। ये सब किसकी नदी तंत्र है? किसकी सहायक नदियां? कृष्णा की, ठीक? सहायक नदियां हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, जितना था मैं बता देगा। उसके बाद नंबर आता है कावेरी। कावेरी नदी जो है वो पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है, ठीक? और ये तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर है, ठीक? दूसरी चीज कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती, कवानी, काबिनी, काबनी, ठीक? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात
जो है ये कावेरी नदी बताती है। अब देखिए 2 जलप्रपात के बारे में आपको बताया। पहला जलप्रपात था नर्मदा नदी बना रही थी, धुआंधार जलप्रपात। दूसरा कावेरी नदी का बता रहा हूँ कि कावेरी नदी है जो दूसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात बनाती है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और ज़ूम करके दिखला दूँगा आप लोगों को, ज़ूम करके दिखला दूँ। देखिए, ये पूरा आपका देख रहे हैं? ये पूरा इधर से इधर पूरा ये पूरा नदी, इतना बड़ा जलप्रपात, मतलब कि अगर पहाड़ी से कोई नदी गिरती है, तो वही जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक? होपफुली आपको समझ में आएगा, फिगर में भी देखिए। तो इसका नाम क्या है? शिवसमुद्रम। कावेरी नदी किसका निर्माण करती है? शिवसमुद्रम का। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि कचिकल जलप्रपात है। ये बस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको नोट करके बता दे रहा हूँ कि कुचिकल जो जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊँचा, इसकी ऊँचाई 455 मीटर है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले के बाराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बाराही। अब देखिए, कभी भी जलप्रपात से क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहला बनेगा कि अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा ऊँचा जलप्रपात, तो आप बता देंगे कुचिकल जलप्रपात। किस नदी पे है? ये भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे बाराही नदी पर स्थित है, ठीक? अब ऊँचाई 455 इतना बेसिक नहीं पूछता है, ठीक ना? फिर उसके बाद है कि पृथ्वी के धरातल पर लगभग कितना 71% पानी है, जिसमें से 90% अनयूजलेस है, मतलब इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसका यूजलेस है, ठीक? ये लवणी है, मतलब खारा है, इसका यूज हम नहीं करते। कितने परसेंट का यूज करते हैं? 3% का, जो क्या है? स्वच्छ जल है। और इसका भी 3/4 भाग जो होता है, ये हिमानी से, मतलब कि ग्लेशियर से निकल के आता है, ठीक? आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? यहीं पे हमारी वीडियो क्या होती है? खत्म होती है, ठीक? अब हमने प्रायद्वीपीय नदियों को पूरा डिटेल से एक-एक पॉइंट को समझा, और जो हिमालयी नदियाँ थी उसको भी हमने समझ लिया। नदी से रिलेटेड पूरे मैं कम से कम आपको 3, 4, 5 लेक्चर में, 5 लेक्चर में मोस्टली मैं बता के आप कंप्लीट करवाया हूँ। अगर आप अच्छी स्टूडेंट हैं और यहाँ तक आए और आपको अच्छा लगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।